हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। डॉक्टर जयस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो चुकी है एंथर के अंदर और माइक्रोस्पोर ओव्यूल्स के अंदर फॉर्म कर चुका है एग या तो ओवम। तो इसके बाद की प्रोसीजर आती है कि पोलन ग्रेन्स को हमें पहुंचाना है स्टिग्मा तक, जिसको पोलिनेशन कहा हमने। और अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स पिस्टिल तक पहुंच जाती है, पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंच जाती है, जो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए, तो तुरंत शुरू होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, एक तरीके का कम्युनिकेशन पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी, जरूरी नहीं है कि पोलिनेशन से राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है वही ट्रांसफर हो। तो पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। यहाँ राइट टाइप ऑफ पोलन का मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि ये जो स्टिग्मा है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। स्टिग्मा अगर टोमेटो स्पीशीज का है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पोलन ग्रेन्स टोमेटो की हैं वही राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स मानी जाएगी। कॉम्पिटिबल पोलन ग्रेन्स हम उसी को कहेंगे जो पोलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज की हो। कॉम्पिटिबल पोलन मतलब अगर स्टिग्मा है वो टोमेटो स्पीशीज का है तो हमें पोलन ग्रेन्स भी जो है वो उसी सेम स्पीशीज की चाहिए, हमें पोलन भी वही सेम स्पीशीज की चाहिए। तो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही स्पीशीज का होना चाहिए। और पोलिनेशन से ज़रूरी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पोलन मतलब कि कॉम्पिटिबल पोलन है वो स्टिग्मा पे जाए। वाटर पोलिनेशन हो या विंड पोलिनेशन हो या इंसेक्ट पोलिनेशन हो। फॉर एन एग्जाम्पल इंसेक्ट पोलिनेशन जो है वो हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। इंसेक्ट तो बहुत सारी स्पीशीज इसके प्लांट को फूड की सर्च में जो है वो विजिट करते हैं, तो उनकी बॉडी पे तो बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज की पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक हो जाती हैं। तो जब वो एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को विजिट करते हैं तो वो स्टिग्मा पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज की पोलन ग्रेन्स को शेड कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, मेजोरिटी ऑफन पोलन ग्रेन्स ऑफ द रॉन्ग टाइप, मतलब कि अगर स्टिग्मा टोमेटो का है तो फॉर एन एग्जांपल ब्रिंजल की पोलन या मैंगो की पोलन या कुकुम्बर की पोलन, ये सब रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन हुई। जो स्टिग्मा जिस स्पीशीज का हो उसे वही स्पीशीज की पोलन से मतलब है। इंसेक्ट, वाटर, विंड, भले कोई भी स्पीशीज की अगर पोलन लाते हैं तो उससे उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो रॉन्ग टाइप का मतलब क्या होगा? पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर स्पीशीज, ये रॉन्ग टाइप है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुद की स्पीशीज की ही पोलन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और कुछ प्लांट तो ऐसे भी है जो सेम स्पीशीज की पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देते हैं। सब कुछ सेम है, दूसरे स्पीशीज की पोलन को तो डेफिनेटली रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो हमारी स्पीशीज का है ही नहीं। और नेचर ने दो स्पीशीज के बीच में एक बॉर्डर रखी है, हर एक स्पीशीज को एक यूनिकनेस दी है और ये यूनिकनेस मेंटेन होनी ज़रूरी है। इसलिए नेचर ने दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं रखा। और अगर हम ट्राई करते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन तो वो भी नहीं हो पाता। दो डिफरेंट स्पीशीज की पोलन और आप उससे निकले हुए मेल गैमेट्स और ओवम को फ्यूज नहीं करवा पाएंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप ह्यूमन ओवम के साथ गोरिल्ला, मंकी या चिंपांजी के स्पर्म सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे तो ओवम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। चलो यहाँ तो ये बात हमें समझ में आती है कि स्पीशीज अलग है तो हम रिजेक्ट कर देंगे डेफिनेटली।
सेम स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में ही रिप्रोडक्शन होता है। यही एक स्पीशीज का परफेक्ट डेफिनेशन है कि एक स्पीशीज के सारे मेंबर्स एक ही उसी स्पीशीज के ऐसा तब कह सकते हैं जब वो आपस में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो। पर ये तो सेम प्लांट, सेम स्पीशीज की प्लांट को जो पोलन प्रोड्यूस करते हैं उसको भी रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दिखाता है सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है कि खुद के ही प्लांट की पोलन अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो जेनेटिक्स में वेरिएशंस नहीं आएंगे। इसीलिए उसके पास ऐसा भी मैकेनिज्म है जिससे वो पहचान लेता है कि मेरी प्लांट की पोलन कौन सी है। वो ये तो आइडेंटिफाई करना जानता ही है कि दूसरी स्पीशीज की पोलन कौन सी है। इसको हम रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन कहेंगे। और याद रखिए कि जो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है उसका हमें कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि जो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती। तो ये जो पावर है उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है, देखिए, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी। पिस्टिल के पास एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पोलन। वो जानती है कि सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है। जैसे हमारी बॉडी भी तो जानती है, वो जानती है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या है। वो कभी हमारे हार्ट सेल, लंग सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करती। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जिसमें ये मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। ये आइडेंटिफाई करने की, रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है कि मेरा क्या और बाहर का क्या। पर इसके अलावा हर एक बॉडी जानती है कि मेरा क्या और बाहर का क्या, सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ और फॉरेन के बीच का डिफरेंस और उसको डिस्टिंग्विश करना इजीली उसको आता है। इस रीजन से जब भी बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी कोई चीज एंटर होती है तो उसके ऊपर अटैक हो जाता है। यहाँ पर भी सेम है। स्टिग्मा के पास इतनी समझ तो है कि वो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकती है जो खुद के स्पीशीज की हो उसको, और जो रॉन्ग टाइप पोलन है, इनकॉम्पिटिबल, जो दूसरे स्पीशीज की है, उसको वो रिजेक्ट करेगा। खुद के स्पीशीज की, सेम स्पीशीज की पोलन्स राइट टाइप मानी जाएगी और दूसरे स्पीशीज की रॉन्ग टाइप। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पे आती है वो सारी जर्मिनेट नहीं होती। हर एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आने के बाद जर्मिनेट नहीं होती। उन पोलन ग्रेन्स का राइट होना भी ज़रूरी है, तभी वो क्या हो सकती है, जर्मिनेट। और ये जो आर्ट है वो नेचर ने पिस्टिल को दे रखा है, उसके स्टिग्मा नाम के पार्ट को दे रखा है जो प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, इनमें से काफी सारी राइट टाइप की भी होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल है 100 ऑफ पोलन्स यहाँ पर स्टिग्मा पे लगी है, उनमें 10 पोलन ग्रेन्स है वो उसी स्पीशीज की है, तो समझ लीजिए उनको हम राइट टाइप ऑफ पोलन कहेंगे। पिस्टिल तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेगी और वो सिग्नल दे देगी कि शुरू करो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। अब हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि मुझे जिस पोलन का इंतजार था वो मिल चुकी है। जो पोलन मेरी खुद की स्पीशीज की है वो मैंने रिसीव्ड कर ली है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी पोलन को हम परमिशन देंगे पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स के लिए। मतलब कि अब करना क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस राइट टाइप ऑफ पोलन जैसे ही एक्सेप्ट होती है तो शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिग्मा दिखाया और स्टिग्मा के ऊपर ये जो येलोइश कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पोलन ग्रेन्स है और ये सारी राइट टाइप ऑफ पोलन्स है। इसी स्पीशीज की पोलन है जिस स्पीशीज का स्टिग्मा है, और पिस्टिल ने इन पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब आगे की प्रोसेस होगी और जैसे ही पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट कर ली जाती है तो क्या होगा, तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स शुरू हो जाएगी। पर अगर इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पोलन ग्रेन्स रॉन्ग टाइप की है तो द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन टर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो इस पोलन को रिजेक्ट किया जाएगा, वो पोलन को जर्मिनेट भी नहीं होने देगी, क्योंकि जर्मिनेशन हो गया
तो उनसे निकले मेल गैमेट्स ओव्यूल्स तक पहुंच जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि किसी दूसरी स्पीशीज के मेल गैमेट से हमारी स्पीशीज के ओवम या तो एग सेल क्या हो, फर्टिलाइज्ड हो। अगर जर्मिनेट हो भी गई वो पोलन, तब भी स्टिग्मा उसकी पोलन ट्यूब के ग्रोथ को स्टाइल में ही रोक देती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि रॉन्ग पोलन अगर यहाँ आ जाती है तो पोलन का जर्मिनेशन भी रोक दिया जाता है, और अगर पोलन ट्यूब बन जाती है तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ स्टाइल में ही रोक दिया जाता है। इस तरीके से रॉन्ग पोलन के जर्मिनेशन को और उसके साथ साथ उनसे फॉर्म होने वाली पोलन ट्यूब को भी पिस्टिल रोक लेती है। ये जो एबिलिटी है आइडेंटिफाई करने की कि पिस्टिल है उसको पता है कि राइट पोलन कौन सी और रॉन्ग पोलन कौन सी है, वो रिकॉग्नाइज करना जानती है। इसी रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी पे बेस्ड वो रॉन्ग पोलन जो होती है उसको रिजेक्ट कर देती है, जबकि वो राइट पोलन जो होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट पोलन को एक्सेप्ट किया जाएगा, रॉन्ग पोलन को रिजेक्ट किया जाएगा। कंटिन्यूअसली एक डायलॉग मतलब कि कम्युनिकेशन जो है वो शुरू है। कंटिन्यूअस वे में अगर आप देखें तो एक तरीके का कम्युनिकेशन शुरू है बिटवीन दी पोलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल एक कंटिन्यूअस डायलॉग शुरू है। कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। तो जैसे पिस्टिल ने पूछा कौन सी स्पीशीज की हो, इसने बताया मैं ब्रिंजल की हूँ, तो बोले रिजेक्ट, मैं तो टोमेटो की पोलन चाहता हूँ, मैं टोमेटो की पोलन है, वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो अगर टोमेटो का प्लांट है उसकी स्टाइल पे बहुत सी पोलन जैसे आई हुई है, तो जो भी अलग अलग स्पीशीज की पोलन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक्चुअल में ऐसा कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं चलता कि तुम कौन सी स्पीशीज की पोलन हो, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ये डायलॉग और कम्युनिकेशन का मतलब है एक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, उनके जरिए ये पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल के बीच में एक इंटरेक्शन चलता रहता है। ये इंटरेक्शन जो है वो इसलिए चलाता है पिस्टिल जिससे वो रॉन्ग पोलन को रिजेक्ट कर सके और उसके स्पीशीज की राइट पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सके। पर एक नया मैकेनिज्म हमें समझने में आया है। हम लोग इससे पहले ये नहीं समझ पाते थे कि ऐसा होता कैसे है। ये तो जरूर हमें पता था कि पिस्टिल के पास ऐसा पावर है कि वो रॉन्ग पोलन जो है राइट एंड रॉन्ग पोलन, तो उसमें रॉन्ग पोलन को रिजेक्ट करना और राइट पोलन को एक्सेप्ट करना, ये मैकेनिज्म उसके पास था। पर कैसे करता था, ये होता कैसे था, प्रोसीजर क्या थी, स्टेप्स क्या थे, वो हमें नहीं पता था। पर रिसेंट ईयर्स में बोटनिस्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कुछ कंपोनेंट्स को जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन होता है। पोलन पिस्टिल कंपोनेंट्स जो एक्चुअल में पोलन और पिस्टिल के बीच का इंटरेक्शन है, उसके कुछ कंपोनेंट्स को रिसेंट ईयर में बोटनिस्ट ने समझ लिया है और उनको ये भी पता चल गया है कि पिस्टिल किस मैकेनिज्म का यूज करके राइट पोलन को एक्सेप्ट करती हैं और उससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवा देती है और पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करवाती हैं। पर रॉन्ग स्पीशीज की पोलन ग्रेन्स अगर है तो उसका रिजेक्शन करती है। ये मैकेनिज्म बोटनिस्ट ने समझ लिया है। अगर समझ लिया है तो हमें क्या फायदा होगा भाई? इसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर हम ये जान चुके हैं कि पिस्टिल राइट पोलन ग्रेन को कैसे एक्सेप्ट करती है और रॉन्ग को कैसे रिजेक्ट करती है, तो एक बहुत बड़ा फायदा हमारे लिए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को लेकर है। वो भी आपको पीछे समझाऊंगा मैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। ये हम सब जानते हैं कि राइट पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो जाएगी तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगी। ये देखिए पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रही है और जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन से क्या होगा, स्टिग्मा पे जो ये पोलन है वो जर्मिनेट होगी तो उनसे फॉर्म होगी पोलन ट्यूब। तो ये है पोलन ट्यूब और ये पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन्स के
जो छोटे से होल से बाहर आती है, उन छोटे होल्स को हम कहते हैं जर्म पोर। तो जहाँ से ये पोलन ट्यूब बाहर आई वो पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन जो है वो जर्म पोर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ एक छोटा सा होल होगा जहाँ से पोलन ट्यूब बाहर आती है। और मैंने आपको बताया था कि जर्म पोर होता है वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। और यहाँ पर कुछ बाउंड्री वैसे दिख तो रही है हमें, ये रही, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन है ही नहीं। आप ध्यान से देख रहे, ये जो पैटर्न्स दिख रही है हमें वो पैटर्न्स यहाँ पर नहीं है स्पोरोपोलेनिन की। तो ये जर्म पोर का पूरा पोर्शन है, इसमें एक छोटा सा होल होगा और वहाँ से ही पोलन ट्यूब बाहर आएगी। तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन मतलब कि पोलन ट्यूब का फॉर्म होना जर्म पोर से। और फिर ये जो पोलन ट्यूब है वो एक वेसल्स लाइक एक होलो कैविटी फॉर्म करने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और फिर पोलन जो ग्रेन है उसके कंटेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स वो पोलन ट्यूब के अंदर मूव करेंगे। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मतलब कि इस ट्यूब में क्या मूव होगा, तो ये जो ट्यूब है उसके अंदर 2 मेल गैमेट मूव होंगे। सब जानते हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोर है, पर वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। तो कंटेंट ऑफ पोलन मतलब क्या, तो कंटेंट ऑफ पोलन जो इस ट्यूब में से फ्लो होगा, जो इस ट्यूब में से मूव होगा, वो होगा 2 मेल गैमेट। हमें 2 मेल गैमेट को इस ट्यूब के जरिए ओव्यूल्स में पहुंचाना, हर एक ओव्यूल में पहुंचाना। जितने ओव्यूल्स उतनी पोलन चाहिए, हर एक ओव्यूल में 2 मेल गैमेट पहुंचाना है। और पहुंचाने के लिए मीडियम है पोलन ट्यूब। ये 2 मेल गैमेट है पोलन ग्रेन्स के अंदर, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर है 2 मेल गैमेट्स, और उसको ये ट्यूब है वो आगे की तरफ मूव करवाती है। तो कंटेंट की बात हो गई। पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। स्टिग्मा पे पोलन जो है वो जर्मिनेट होती हैं, और ये जो ट्यूब है वो स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंच जाएगी, ओवरी के अंदर, जहां ओव्यूल्स तक उन्हें 2 मेल गैमेट को पहुंचाना है। तो ये था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राइट पोलन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रॉन्ग पोलन को रिजेक्ट। और अगर राइट पोलन ग्रेन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब बनेगी और वो मूव करेगी टुवर्ड्स द ओव्यूल्स। चलिए अब देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स है जो मूव करते हैं। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2-celled कंडीशन। ये सब जानते हैं, ये हमने आगे भी पढ़ा है कि मोस्टली जो पोलन ग्रेन्स होती है वो जब रिलीज होती है एंथर से तब उनमें 2 सेल्स होते हैं, जिनमें एक सेल जो है वो है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहा जाता है। यहाँ पर उसी ट्यूब सेल का एक न्यूक्लियस दिखाया है। और जनरेटिव सेल, तो ट्यूब सेल कैसा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ट्यूब सेल का ही है। पोलन ग्रेन को जो फुल्ली कवर करता है वो ट्यूब सेल होता है, तो ये पूरा ट्यूब सेल ही है। और बीच में जो आपको दिख रहा है वो ट्यूब सेल का न्यूक्लियस है। ट्यूब सेल की जो कैविटी है, मतलब कि साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, उसमें आया हुआ है जनरेटिव सेल। तो ये है जनरेटिव सेल। जो आया हुआ है ट्यूब सेल के अंदर। तो ट्यूब सेल काफी बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम ट्यूब सेल है। पोलन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर आप नहीं जानते, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल, तो उसको ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट किया है मैंने पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में, तो उस टॉपिक को विजिट करिए। यहाँ पर याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है एंजियोस्पर्म में, वो जब पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं तो उनमें 2 सेल्स होते हैं, एक बड़ा जिसको वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहेंगे, और एक छोटा जो वेजिटेटिव सेल के अंदर आया हुआ सेल है जिसका नाम जनरेटिव सेल है। जब भी ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की तरफ
मूवमेंट करती है और स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो राइट टाइप ऑफ पोलन है तो उन पोलन को परमिशन दी जाएगी जर्मिनेशन की। और देखिए इन पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हुआ, उसमें से एक पोलन हमें दिखाई है, इसको देखिए जर्मिनेशन हुआ। और जर्मिनेशन से क्या फॉर्म होगा, इस तरीके की पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो जर्मपोर से इस तरीके की पोलन ट्यूब बनेगी, जो स्टिग्मा का जो स्टाइल वाला हिस्सा होता है वहां से ओव्यूल्स की तरफ आगे बढ़ेगी, जो ओवरी में आए हुए हैं। पर हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स के कुछ कंपोनेंट है जिसको मूव करने के लिए ही क्या बनाया जाता है, पोलन ट्यूब। ऐसा तो क्या है पोलन ग्रेन्स के पास जो हमें ओव्यूल्स तक पहुंचाना है, और उसके लिए हमने पाइप बनाई पोलन ट्यूब। तो वो है हमारे मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, और वो यहाँ रहे। ये दोनों जो है वो मेल गैमेट है, और ये दोनों मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है यहाँ से। जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है और उसी से फॉर्म होते हैं 2 मेल गैमेट्स। तो ट्यूब सेल का क्या काम है, ट्यूब सेल का काम है पोलन ट्यूब को आगे बढ़ाना, ग्रोथ करवाना, डेवलपमेंट करवाना। पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका नाम ट्यूब है। दूसरा नाम ट्यूब इसलिए क्योंकि वो पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है। बच गया जनरेटिव। जनरेटिव का नाम जनरेटिव क्यों है, क्योंकि जनरेटिव सेल है वो क्या करता है, जनरेट करता है। और वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा 2 मेल गैमेट्स। इस तरीके से अब हर एक पोलन से 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, जो पोलन ट्यूब का सहारा लेकर आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमने पढ़ा पोलन ग्रेन्स के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन 3 सेल्ड कंडीशन, कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जिनमें 3 सेल्ड कंडीशन में पोलन रिलीज होती है। तो इसका मतलब उनमें तो ऑलरेडी 2 मेल गैमेट बने हुए ही हैं, तो पोलन ट्यूब को सिर्फ और सिर्फ उन 2 मेल गैमेट को जो है वो कैरी करना रहेगा। यहाँ जनरेटिव सेल को 2 मेल गैमेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब पोलन ग्रेन्स एंथर पे थी तभी वो बना चुके हैं 2 मेल गैमेट्स को। ये भी हम लोगों ने समझा था कहाँ पर, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। वापस एक बार बता दूं कि जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट को फॉर्म करता है, और ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है। यही रीज़न है कि उसका नाम ट्यूब सेल है। वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल इसलिए कहा गया क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और जनरेटिव सेल का मतलब कुछ जनरेट करने वाला, और वो जनरेट करता है 2 न्यूक्लियस को, और जो स्पर्म सेल्स के न्यूक्लियस है, मतलब स्पर्म सेल्स को फॉर्म करता है वो। इस तरीके से 3 सेल्ड कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो 2 मेल गैमेट्स ऑलरेडी है फॉर्म किए हुए पोलन ग्रेन्स के अंदर, उनको पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स द ओव्यूल्स मूव करवाना ही रहता है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी में जैसे पोलन ट्यूब पहुंच जाती है तो वो एंटर करेगी ओव्यूल्स के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आए हुए हैं। एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है। जितने ओव्यूल्स उतने सीड बनेंगे एक सिंगल फ्रूट में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो पोलन ट्यूब ओव्यूल के कौन से हिस्से से मेल गैमेट को एंटर करवाती है, तो वो करवाती है माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब छोटा, पाइल मतलब होल। ये वो लोकेशन है जहाँ से ये जो पोलन ट्यूब में बना रहा हूँ वो अंदर एंटर हो जाएगी। तो माइक्रोपाइल वो हिस्सा है जहाँ हम ओव्यूल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। मैंने बताया था ओव्यूल के स्ट्रक्चर के वक्त कि माइक्रोपाइल एंट्री गेट है। पोलन ट्यूब को कहीं से भी एंटर होना है तो एक ही दरवाजा है ओव्यूल में, और वो है माइक्रोपाइल। इस हिस्से से ही वो आगे की तरफ मूव कर सकती है पोलन ट्यूब, यहीं से एंट्री ले सकती है और अपने मेल गैमेट को रिलीज करवा सकती है।
यहाँ पर इनको कौन हेल्प करेगा? माइक्रोपाइल रीजियन पे आए हुए सिनर्जिड सेल्स। मैंने बताया था कि सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं वो सपोर्टिव सेल्स होते हैं। सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं वो कहाँ हैं? देखिए यहाँ पर ये रहे, और वो जो एग और सिनर्जिड सेल्स का पूरा 3 सेल का ग्रुप है, उसको हमने एग एपरेचस कहा था। वो ऑलवेज एग या ओवम के साथ रहते हैं, उनके साथीदार है। सिनर्जिड्स का मतलब है सपोर्टिव सेल। एग को फर्टिलाइज करने के लिए जैसे मेल गैमेट्स आएंगे तो सपोर्ट करेंगे सिनर्जिड सेल्स। ये पोलन ट्यूब है, उसको रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ से एंटर होना है, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ। ये दरवाजा है, वो खोल के खड़े रहेंगे उस दरवाजे को। मतलब ऐसा दरवाजा कोई नहीं है, पर कहने का मतलब है कि पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए सिनर्जिड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो क्या है सिनर्जिड सेल्स के पास जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को? तो उनके पास है फिलीफॉर्म एपरेचस। ये जो स्ट्रक्चर आपको सिनर्जिड सेल्स के नीचे दिख रहा है, दोनों सिनर्जिड सेल्स के नीचे जो ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेचस। और ये फिलीफॉर्म एपरेचस माइक्रोपाइलर पार्ट जो है, हॉल जो है जहां से हमें पोलन ट्यूब की एंट्री करवानी है, उसके नज़दीक है। तो ये क्या करेगा? ये गाइड करेगा। इसका काम है गाइड करना। फिलीफॉर्म एपरेचस माइक्रोपाइल पार्ट के नज़दीक है और ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। और इसी रीजन से पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल रीजन से एंटर हो जाती है ओव्यूल के अंदर। यही रीजन है कि हम कहते हैं कि सिनर्जिड सेल सपोर्टिव सेल्स हैं। वो एक सेल को सपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि किस तरीके से बहुत सारी पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आई हुई है, और ऊपर की तरफ देखिए 4 पोलन ग्रेन से जर्मिनेशन हो रहा है, 2 पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गई है। और यहाँ पर देखिए पूरी ओवरी दिखाई है, बहुत बड़ी ओवरी है। अब देखिए ये बहुत बड़ी ओवरी, और हर एक, अब देखिए ओव्यूल में हमें पहुँचाना है पोलन ग्रेन से आई पोलन ट्यूब को। तो यहाँ पर एक ओवरी में बहुत सारे हमें ओव्यूल्स दिखाए हुए हैं। एक ओव्यूल भी हो सकता है, मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। सिंगल ओव्यूल अगर है तो एक ही सीड बनेगा फ्रूट में। मल्टीपल ओव्यूल से तो बहुत सारे सीड्स का प्रोडक्शन होगा। मतलब समझ लीजिए कि जितने ओव्यूल से उतनी पोलन ग्रेन्स तो चाहिए, क्योंकि हर एक ओव्यूल को 2 मेल गैमेट की जरूरत है और एक पोलन से 2 मेल गैमेट निकलेंगे। इसलिए जितने ओव्यूल्स उतनी पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन जरूरी है, और पोलन ट्यूब का ओव्यूल्स में पहुंचना भी जरूरी है। यहाँ पर आपको फिलीफॉर्म एपरेचस भी दिखाया है। ये फिलीफॉर्म एपरेचस है जो गाइड करेगा इस बढ़ती हुई पोलन ट्यूब को यहाँ एंट्री के लिए। SC मतलब सिनर्जिड सेल्स और EC मतलब एग सेल। ऑलवेज सिनर्जिड सेल्स जो 2 है वो और एग सेल साथ में आए हुए होते हैं, इसलिए इन 3 सेलों के जो ग्रुप का हमने नाम दिया था वो था एग एपरेचस। तो यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी दिखाया है और बहुत सारे ओव्यूल्स दिखा रखे हैं ओवेरी के अंदर। और अब लास्ट स्लाइड हमारी, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऑल दिस इवेंट्स जिसमें पोलन डिपोजिशन हुआ, स्टिग्मा ने एक्सेप्ट किया राइट पोलन को, और फिर पोलन ट्यूब बनी जो स्टाइल के मीडियम से ओव्यूल में एंटर हो गई, वहां तक की प्रोसेस को हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है, स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि राइट पोलन है या रॉन्ग। अगर राइट है तो वो प्रमोट करेगी पोलन के जर्मिनेशन और ट्यूब के फॉर्मेशन को, पर अगर रॉन्ग स्पीशीज की पोलन है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रिसेंट टाइम में बोटनिस्ट जान चुके हैं कि किस मैकेनिज्म से स्टिग्मा राइट पोलन ग्रेन्स को सिलेक्ट करके प्रमोट करता है और रॉन्ग पोलन ग्रेन्स को वो रिजेक्ट करता है। ये नॉलेज से अब जो ब्रीडिंग करवाने वाले ब्रीडर है वो चाहते हैं कि इस मैकेनिज्म को मैनिपुलेट करे, पोलन पिस्टिल का ये इंटरेक्शन उसको मैनिपुलेट करे, और जो पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में रिजेक्ट कर दी जाती हैं
उसको एक्सेप्ट करवाया जाए। तो यहाँ पर चांसेस है कि दूसरे स्पीशीज़ की, जो स्पीशीज़ काफ़ी मिलती-जुलती हो, रिलेटेड स्पीशीज़ हो, वो स्पीशीज़ की पोलन ग्रेन्स को जहाँ रिजेक्शन हो रहा है वहाँ एक्सेप्ट करवा लिया जाएगा और उससे डिज़ायर हाइब्रिड्स बनेंगे। मतलब कि हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को थोड़ा-सा हिला-डुला देंगे और जहाँ पर जो अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड या रॉन्ग पोलन से वो पिस्टिल रिजेक्ट करती थी, उसकी जगह हम मैनिपुलेटिंग जो कर देंगे, अगर इस पूरे इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर देंगे, तो इनकॉम्पिटिबल पोलन्स जो है, रॉन्ग पोलन्स से, वो भी पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा और उनके मेल गैमेट से फ्यूजन होगा। आप दो नज़दीक की स्पीशीज़ को भी मिला सकते हैं इस तरीके से, और आप इस तरीके से जो पोलन ग्रेन्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं उनको भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। पर कहीं लोग मानते हैं कि ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में सही नहीं है। नेचर ने हर एक स्पीशीज़ को एक यूनिकनेस दी है, तो क्यों उसकी प्योरिटी को हार्म करना? दो डिफरेंट स्पीशीज़ को नेचर ने इसलिए डिफरेंट बनाया है क्योंकि हर एक को डिफरेंट फीचर्स और यूनिकनेस दी है। हम अगर दो स्पीशीज़ को मिक्स करेंगे तो उन दोनों स्पीशीज़ की जो यूनिकनेस है, प्योरिटी है, वो मेंटेन नहीं रहेगी। पर काफ़ी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर दो स्पीशीज़ को मिक्स कर दिया जाए तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पर इसके फ्यूचर जो एडवर्स इफेक्ट है वो हम नहीं जानते। क्या पता कि जो नई स्पीशीज़ फॉर्म हो, हाइब्रिड स्पीशीज़ फॉर्म हो इनकॉम्पिटिबल पोलन से, वो कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर निकले, डोमिनेटिंग निकले, और जिन पेरेंट से वो फॉर्म हुई है वो दोनों पेरेंटल स्पीशीज़ के ग्रोथ को धीरे-धीरे कम करवा दे और कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर और डोमिनेटिंग हो जाए एक पर्टिकुलर लोकेशन या रीजन के अंदर। बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो सकता है, ऐसा भी कुछ साइंटिस्ट का मानना है। इसलिए कहा जाता है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो पता नहीं ये अगर हम करेंगे तो कितना आइडियल होगा और इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे और फ्यूचर में इसकी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी। ये बात की बात है, पर चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर अपने ख़त्म करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें पोलन ग्रेन्स का सिलेक्शन कैसे होता है, राइट एंड रॉन्ग पोलन, पोलन जर्मिनेट होती है तो पोलन ट्यूब कैसे बनती है, कौन पोलन ट्यूब को बनाता है, मेल गैमेट कहाँ से बनते हैं, ओव्यूल में एंट्री कहाँ से होगी और कौन गाइड करेगा पोलन ट्यूब को, ये सब कुछ हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ये जो ब्रीडिंग करने वाले हैं, जो क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करवाते हैं, वो ब्रीडिंग किस तरीके से करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।